वंदे मातरम दोस्तों। इतिहास लेखन एक राजनीतिक प्रक्रिया रही है। जो सत्ता में होता है वो इतिहास लिखता है। हमारे देश में कांग्रेस ने आज़ादी के 70 वर्षों बाद 50 वर्षों तक शासन किया। अब जब कांग्रेस सत्ता में रही तो लाजिमी है इतिहास लेखन कांग्रेसी नजरों से हुआ। 1969 में जब वाम दलों के साथ कांग्रेस की सरकार आई, तब प्रोफेसर नूरुल हसन के तत्वावधान में हम लोगों ने इतिहास का पुनर्लेखन देखा, पर उसमें कुछ ऐसी गलतियां थी, या यूं कहें कुछ इस तरह का स्लांट था आइडियोलॉजिकल, कि वो चीज़ें हमारे दिल में आज भी नश्तर की तरह चुभती हैं। जैसे भगत सिंह को या बाल गंगाधर तिलक को आतंकवादी कहा जाना। इतिहास लेखन के बारे में यह कहना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को पत्र लिखकर यह कहा कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी को जस का तस छोड़ दिया जाए और उसमें कोई भी छेड़छाड़ न की जाए। कयास ये लगाए गए कि वर्तमान सरकार नेहरू की लेगेसी को खत्म करना चाहती है। हम राजनीतिक उठापटक की बात नहीं करेंगे, हम बात वो करेंगे जो हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है। जरूरी ये है समझना कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी क्या है, उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है और वर्तमान सरकार ने ऐसे क्या काम किए हैं जिस पे ये कयास लगाए जा रहे हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी 3 मूर्ति भवन के अंदर स्थापित है। जब ब्रिटिश हमें छोड़कर गए तो पंडित नेहरू ने इसको अपना आवास स्थान बना लिया और उनके जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, तब की सरकार ने यह निर्णय लिया कि 3 मूर्ति भवन के अंदर ही स्मारक, संग्रहालय और पुस्तकालय पंडित नेहरू को डेडिकेट करके बनवाया जाएगा और नेहरू जी की विरासत को संरक्षित करते हुए कुछ और अन्य कार्य किए जाएंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के अनुसार नेहरू जी की विरासत को संभालना तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है ही, उसके लिए स्मारक बनाया गया। जो संग्रहालय पक्ष है वो भारत की, जो हमारी आज़ादी का जो संग्राम रहा है, जो स्वतंत्रता का संग्राम रहा है, आज़ादी की जो लड़ाई रही है, उससे संबंधित सारे दस्तावेजों को भी संरक्षित किया जाए। नेशनलिज्म पे जो डिबेट्स हुई हैं और जो हो रही हैं उनको भी एक नया आयाम दिया जाए। जो पुस्तकालय हैं उसमें तरह तरह के रिसर्च के लिए किताबें उपस्थित हों। जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी है उसका जो कार्यालय है वो बहुत तरह की रिसर्च स्पॉन्सर करे जिससे देश का उत्थान हो सके, राष्ट्रवाद पे बात हो सके। पर हमें पूछना ये है कि क्या नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी आज तक इन सारे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स का क्रियान्वयन ईमानदारी से उसी फॉर्म में कर रही थी क्या जिस फॉर्म में इसकी स्थापना की गई थी? आप नेहरू मेमोरियल म्यूजियम की वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाने के बाद ये जो डिज़ाइन की बात की जा रही है उस नए डिज़ाइन पे क्लिक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग फ्लोर्स पे नेहरू जी की विरासत को संभालने के लिए बहुत ही सुंदर सा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन प्रस्तुत किया गया है। उसके अलावा ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन की मांग की गई है। उसके अलावा ये भी किया गया है, जैसा कि शक्ति सिन्हा जी जो NMML के निदेशक हैं उन्होंने बताया, कि नेहरू जी के अलावा जो और 17 प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे हैं उनकी भी थाती को न केवल संरक्षित और सुरक्षित किया जाए बल्कि उनके आसपास भी चर्चा हो सके, इसका भी प्रावधान किया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी के जो करंट डायरेक्टर हैं श्री शक्ति सिन्हा जी, उन्होंने कई बार इस कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करते हुए और इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको निराधार बताते हुए कई बार ये एक्सप्लेन किया है और मैं दोबारा उस एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखना चाहती हूँ कि नेहरू जी की विरासत को संरक्षित करते हुए हमारे जो बाकी के 17 और प्रधानमंत्री हैं उनकी विरासत को भी उतनी ही जगह मिले, उसके लिए NMML एक ऑर्गेनाइजेशनली एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है। मुझे नहीं लगता कि किसी लोकतांत्रिक समाज में किसी भी व्यक्ति को इस प्रोपोजिशन से दिक्कत हो सकती है। दिक्कत तब होती जब नेहरू मेमोरियल और नेहरू म्यूजियम को लेकर जो भी स्थापत्य थे या जो भी गिफ्ट्स हैं या जो भी सुवेनियर्स हैं या नेहरू जी की जो भी संरक्षित वस्तुएं हैं उसके साथ छेड़छाड़ की जाती या उनको कोने में दबाकर रख दिया जाता। पर जब उसको करने की कोशिश की ही नहीं जा रही है तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों? कहने का ये अर्थ है कि इतिहास लेखन और इतिहास को जिस तरह से देखा गया है उसका लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन करने की कोशिश इस सरकार ने की। तो ये इतना शोर क्यों हो रहा है?
गौरतलब है कि ये जो हमारे देश में एक बौद्धिक माफिया ऑपरेट करता है, जिन्होंने अभी तक देश के सारे सरकारी संस्थानों पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे अपना एकाधिकार बनाकर रखा था, आज उनको चैलेंज मिल रहा है। उनको चैलेंज उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के ड्राफ्ट किए हुए चीज़ों पे मिल रहा है। जब स्टेटेड ऑब्जेक्टिव नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नेहरू जी के अलावा उनके इतर भी कुछ संवर्धित संरक्षित करने का था, और जब ये काम ये सरकार करने की कोशिश कर रही है, तो निश्चित रूप से उनको अपनी आधिकारिक चूलें हिलती हुई नजर आ रही हैं। और ये पूरा विवाद केवल और केवल उसी बेसिस पर है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक बहुत ही लंबी विरासत अपने लिए छोड़ी है। किताबों में भी उनका व्यक्तित्व था वो भी, और उस व्यक्तित्व के और भी पहलू हैं जिन पे चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। और बात जब इतिहास लेखन और इतिहास के पुनरावलोकन की हो रही है, तो हम बात केवल नेहरू जी तक ही सीमित क्यों रखें। हमारा देश लाल बहादुर शास्त्री का ऋणी है। उनकी सादगी, उनका देश प्रेम और उनका बिना किसी भी चीज की परवाह किए बिल्कुल बेतकल्लुफी से जीवन जीना अपने आप में इस जनरेशन के लिए एक उदाहरण है। देश उनका भी ऋणी है। देश जितना अटल बिहारी वाजपेयी जी का ऋणी है, उतना ही ऋणी वो राजीव गांधी जी का भी है, उतना ही ऋणी वो इंदिरा गांधी जी का भी है। लेकिन इंदिरा जी के आवास के निकट एक इमरजेंसी म्यूजियम क्यों नहीं होना चाहिए? वो जो तमाम गलतियां 1975 में इंदिरा जी से हुई, उस चीज का वर्णन करना हमारे लिए, उनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसी तरह राजीव गांधी जी की स्मृति में जो मेमोरियल्स हैं, उनके आसपास हम 1984 में हुए नरसंहार की चर्चा क्यों नहीं करें? 1984 के नरसंहार को डेडिकेट किया हुआ एक संग्रहालय क्यों ना हो? ये जरूरी है कि हम इतिहास को बिना किसी चश्मे से देखें। लेकिन न तो 1984 का नरसंहार बुलाया जा सकता है, न 1975 की इमरजेंसी, और न ही 1962 में चीन के साथ हमारी हार। इसलिए ये जरूरी है कि इतिहास को इतिहास ही रहने दिया जाए। चारण परंपरा, भक्ति काल, ये सब हमारे देश के साहित्य के काल रहे हैं। लेकिन जब से लोकतंत्र आया है, तब से ना तो चारण कवियों की आवश्यकता है, न ही भक्ति काव्य की। अच्छा तो तब होगा जब हम इतिहास को इतिहास की तरह देखेंगे। इतिहास को अगर हम एक भजन की तरह देखेंगे तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी। संग्रहालय और पुस्तकालय किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए उसका मंदिर नहीं हो सकते। किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व की आलोचना ही एक सही इतिहास लेखन का परिमाण है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और सबसे ज़रूरी बात, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हम और किस तरीके से churn.live को आपका प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। धन्यवाद।